गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम आपसे मानव में श्वसन की क्रिया विधि के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि अब तक हम आपको श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र क्या है, मानव के श्वसन तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए, इन सभी बिंदुओं पर आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम मानव के श्वसन की क्रिया विधि पर चर्चा करेंगे आपसे। आइए देखते हैं मानव की श्वसन की क्रिया विधि। लेसन नंबर चल रहा है हमारा 23। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और आज जो हम आपसे पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है मानव में श्वसन की क्रिया विधि। मानव में श्वसन की क्रिया विधि। ये आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, मानव में श्वसन की क्रिया विधि इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। मानव में श्वसन की क्रिया विधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, मानव में श्वसन की क्रिया विधि पर आपसे हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, आपको हमने बताया था कि पर्यावरण या वायुमंडल से, पर्यावरण से शुद्ध वायु को अर्थात ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु को, शरीर में बनने वाली अशुद्ध वायु को अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? संवातन। क्या कहते हैं हम? संवातन कहते हैं। ठीक है, संवातन न बोले तो इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था श्वासोच्छ्वास, या इन दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है या श्वासोच्छ्वास क्या है? ठीक है, तो आपको बताया कि पर्यावरण से शुद्ध वायु को शरीर के द्वारा ग्रहण करना तथा शरीर में बनने वाली अशुद्ध वायु को पर्यावरण में छोड़ने की क्रिया को या बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? संवातन या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, देखिए, श्वसन की क्रिया विधि और संवातन की जो है क्रिया है, ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं वो किसके अंदर होती है? वक्षीय गुहा के अंदर होती है। कहां पे होती है दोनों क्रियाएं? वक्षीय गुहा के अंदर होती है। ठीक है, कहां पे होती है? वक्षीय गुहा में। फेफड़े जो होते हैं वो वक्षीय गुहा में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। फेफड़े कहां पर स्थित होते हैं? वक्षीय गुहा के अंदर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। और आपको हमने बताया है कि मानव में संवातन या श्वसन की क्रिया विधि जो होती है वो किस में पूर्ण होती है? वक्षीय गुहा के अंदर क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है, किसमें पूर्ण होती है? वक्षीय गुहा के अंदर क्या होती है? पूर्ण होती है। देखिए,
श्वसन की क्रिया जो होती है वो वक्षीय गुहा के आयतन पर क्या करती है, निर्भर करती है। श्वसन की जो क्रिया होती है वो वक्षीय गुहा के आयतन पर क्या करती है, निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? श्वसन की क्रिया जो होती है वो वक्षीय गुहा के आयतन पर क्या करती है, निर्भर। बात समझ आ गई? आपको बता दें हमारा जो वक्षीय भाग होता है क्या होता है, वक्षीय जो भाग होता है, ठीक है, यह वक्षीय गुहा होती है वो एक पिंजरे के अंदर क्या होती है, स्थित होती है। वक्षीय गुहा होती है वो एक पिंजरे के समान होती है। कैसे समान होती है? एक पिंजरे के समान। वक्षीय गुहा जो होती है वो एक पिंजरे के समान होती है। जब पिंजरे में क्या होता है, स्थित। वक्षीय गुहा एक पिंजरे में स्थित होता है या पिंजरे के समान होता है। आपको हम बता दें कि वक्षीय गुहा जो होती है, ठीक है, उसका ऊपरी भाग पर क्या होती है, ग्रीवा होती है। वक्षीय गुहा के ऊपरी भाग पर क्या होती है, ग्रीवा होती है। जो पीछे का भाग होता है यानी कि वक्षीय गुहा का जो अग्रभाग होता है वहां पे ग्रीवा होती है। उसका जो पीछे का भाग होता है जो पश्चिम भाग होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, डायाफ्राम पाया जाता है, तनुपस्थ पाया जाता है, ठीक है। आपको बता दें इनके अधर सतह पर क्या पाया जाता है, स्टर्नम पाई जाती है। अधर सतह पर क्या पाई जाती है, स्टर्नम, या उसे उरोस्थी कहा जाता है, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वक्षीय गुहा के पिंजरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि वक्षीय गुहा जो होती है वो पिंजरे के समान होती है। पिंजरे के समान कैसे होता है कि इसका अग्रभाग ग्रीवा से, पश्च भाग वक्षीय भाग से, ठीक है। अधर जो सतह होती है वो स्टर्नम से, अधर भाग जो होता है ये स्टर्नम होता है जिसको उरोस्थी के नाम से जानते हैं। और ये जो पश्च भाग होता है, ठीक है, यानी कि पृष्ठ जो भाग होता है, पृष्ठ भाग जो होता है वो कशेरु ग्रंथ से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। उरोस्थी और कशेरु ग्रंथ इन दोनों के पार्श्व में क्या लगी होती हैं, पसलियां लगी होती हैं। ये उरोस्थी है और ये क्या है, कशेरु ग्रंथ। उरोस्थी और ये क्या है, कशेरु ग्रंथ। उरोस्थी जो होते हैं वो मानव के शरीर के अधर तल पर पाई जाती है और आपको कशेरु ग्रंथ जो होती है वो पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, ठीक है। डॉर्सल एंड वेंट्रिकल सरफेस यू हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। तो अधर सतह पर उरोस्थी या स्टर्नम पाई जाती है और पृष्ठ सतह पर क्या पाई जाती है, कशेरु ग्रंथ पाई जाती है। इस उरोस्थी से क्या है कि पसलियां निकलती हैं और ये पार्श्व सतह पर निकल करके और किससे जुड़ जाती है, कशेरु ग्रंथ से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। मानव के अंदर क्या पाई जाती है, 12 जोड़ी क्या पाई जाती है, पसलियां पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, पसलियां पाई जाती हैं। और इन पसलियों के मध्य में क्रोशित अवस्था में, ठीक है, 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। 2 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पसलियां होती हैं उन पसलियों के मध्य में 2 पसलियां होती हैं। ये एक पसली हो गई और ये दूसरी पसली हो गई और 2 पसलियों के मध्य में, ठीक है, 2 पसलियां जो होती हैं उनके मध्य में क्या पाई जाती है, आपको बता दें 2 पसलियों के मध्य में, ठीक है, 2 पसलियां जो होती हैं उनके मध्य में क्या पाई जाती हैं, पेशियां पाई जाती हैं। और ये पेशियां कैसे रूप में पाई जाती है, क्रोशित अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में पाई जाती है, क्रोशित अवस्था में यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। एक प्रकार की पसली को कहा जाता है बाह्य अंतरा परसुक पेशी, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के नाम से जाना जाता है, कोस्टल मसल के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो पेशी होती है उसको आंतरिक अंतरापर्श्व पेशी कहा जाता है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं इंट्राकोस्टल मसल के नाम से क्या है, जाना जाता है। तो इस तरीके से मनुष्य में कितनी पेशियां पाई जाती है, 2 पेशियां पाई जाती है। ये पेशियां हमने आपको इसलिए बताई है क्योंकि अब हम यहाँ से आगे
मानव में श्वसन की क्रिया विधि पर चर्चा करेंगे, तब आपको ये पेशियां, यहाँ पर हम दोनों पेशियों पर बात करेंगे। तो आपको पता लग गया है कि ये बाह्य अंतरापरशु पेशियां जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, और आंतरिक अंतरापरशु पेशियां कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि ये पसलियां कहाँ पर स्थित या पेशियां कहाँ पर स्थित है। तो ये दो प्रकार की पेशियां जो होती है वो मनुष्य में क्या है, पाई। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि मानव में श्वसन की क्रिया विधि। ये तो हमने आपको श्वसन की क्रिया विधि को समझाने के लिए कुछ क्या बताया, हमने पॉइंट बताए, ठीक है, और वो आपको हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। देखिए हम आपसे बात करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, और वो है मानव में श्वसन की क्रिया विधि। मानव में श्वसन की क्रिया विधि जो होती है वो दो चरणों में पूर्ण होती है। मानव में श्वसन की क्रिया विधि कितने चरणों में पूर्ण होती है? दो चरणों के अंदर क्या होती है, पूर्ण होती है। मानव में श्वसन की क्रिया विधि दो चरणों के अंदर क्या होती है, पूर्ण होती है। पहला चरण है जिसको बोलते हैं निःश्वसन, ठीक है, और दूसरा होता है उच्च श्वसन। उच्च श्वसन, निःश्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, उच्च श्वसन को एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन, ठीक है। निःश्वसन को अंतः श्वसन भी कहते हैं। निःश्वसन को कौन सा श्वसन कहते हैं? अंतः श्वसन भी कहते हैं। और अंतः श्वसन नहीं कहे तो इसका एक तीसरा नाम है जिसको क्या कहा जाता है, इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन, इनहेलेशन के नाम से जाना जाता है। उच्च श्वसन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। एक्सहेलेशन के नाम से जानते हैं। निःश्वसन को अंतः श्वसन या इनहेलेशन कहा जाता है। उच्च श्वसन को एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं निःश्वसन क्या है, ठीक है। निःश्वसन किसे कहते हैं? देखिए ये आपसे बात कर रहे हैं। देखिए निःश्वसन पे हम बात कर रहे हैं, अंतः श्वसन पर बात कर रहे हैं, इनहेलेशन पर आपसे बात कर रहे हैं। जब मनुष्य के शरीर के द्वारा ऑक्सीजन गैस क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। जब मनुष्य के शरीर के द्वारा ऑक्सीजन गैस क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं जब बाह्य वातावरण से मनुष्य के शरीर के द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। या हम यूं भी बोल सकते हैं जब मनुष्य के शरीर में बाह्य वातावरण से वायु प्रवेश करती है, वायु का मतलब ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है, तो उसे क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। या इसकी परिभाषा हम इस तरीके से दे सकते हैं कि फेफड़ों में, ये फेफड़े लंग्स हैं, और फेफड़ों के अंदर बाह्य वातावरण, फेफड़ों में बाह्य वातावरण से वायु यानी कि ऑक्सीजन गैस के प्रवेश करने की क्रिया को या वायु के भरने की क्रिया को क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। तो फेफड़ों में, ध्यान से सुनिए, फेफड़ों में बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन गैस प्रवेश करने की क्रिया को या भरने की क्रिया को क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। सिंपल परिभाषा मैंने बता दी कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन गैस प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। देखो अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर के बना है, इन प्लस एस्पिरेशन। इनका अर्थ होता है, इन का मतलब होता है अंदर, और एस्पिरेशन का अर्थ होता है श्वसन। अर्थात श्वसन की क्रिया के
श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है। कौन सी गैस जाती है, ऑक्सीजन। तो श्वसन की क्रिया के दौरान मानव के शरीर में ऑक्सीजन गैस प्रवेश करने की क्रिया को या मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निःश्वसन कहा जाता है। अब आपसे बात करते हैं कि निःश्वसन कैसे होता है। हाउ टू इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर के अंदर निःश्वसन की क्रिया कब होती है। देखिए, निःश्वसन की क्रिया जब होती है मनुष्य में, जब मनुष्य के द्वारा क्या की जाती है, श्वसन की क्रिया की जाती है। ठीक है, निःश्वसन की क्रिया में जब मनुष्य के द्वारा क्या की जाती है, श्वसन की क्रिया की जाती है। तो श्वसन की क्रिया की जाती है तो ये उनके अंदर क्या होते हैं, तनुपट्ट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं तनुपट्ट, जिन्हें क्या कहते हैं, डायाफ्राम। दूसरा, इनके अंदर क्या पाई जाती है, बाह्य परशुपेशिया पाई जाती है, जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं एक दूसरा डायग्राम के जरिए बताना जा रहा हूं कि निःश्वसन की क्रिया विधि कैसे मनुष्य के अंदर पूर्ण होती है। हाउ टू इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव के शरीर के अंदर निःश्वसन की क्रिया किस तरीके से पूर्ण होती है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं निःश्वसन। निःश्वसन की क्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। निःश्वसन की क्रिया विधि पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मानव में श्वसन की क्रिया विधि 2 चरणों के अंदर क्या होती है, पूर्ण होती है। कितने चरणों में पूर्ण होती है, 2 चरणों के अंदर क्या होती है, पूर्ण होती है। देखिए, हाँ भी, ये संरचना जो मैंने आपको बताई, ये दोनों संरचनाएं, इनको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है, या प्लूरल झिल्ली भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लूरल झिल्ली के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको बता रहे हैं, ये पसली और उपास्थियां। पसलियां और क्या है, उरोस्थियां। पसलियां और क्या है, ये उरोस्थियां हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, संपूर्ण संरचना पसली पिंजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पसली पिंजर के नाम से इसे क्या है, जाना जाता है। ठीक है, देखिए, ये क्या कहलाएगा, डायाफ्राम। ये क्या कहलाएगा, ये संरचना आपको हमने दिखा दी है, डायाफ्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहां पर सबसे पहले
देखिए निःश्वसन की क्रिया विधि को हम इस डायग्राम के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, निःश्वसन की क्रिया कब होती है? निःश्वसन की क्रिया जब होती है, ठीक है, आपको बता दूं निःश्वसन की क्रिया जो होती है वो एक सक्रिय अवस्था होती है। ठीक है, निःश्वसन की क्रिया जो होती है एक सक्रिय प्रवस्था होती है। निःश्वसन की क्रिया कौन सी प्रवस्था होती है? एक सक्रिय प्रवस्था होती है, एक्टिव फेज के रूप में होती है। एक्टिव फेज के रूप में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बाह्य पार्श्व पेशियां, ठीक है, बाह्य पार्श्व पेशियां, ठीक है, बाह्य पार्श्व पेशियां और दूसरा क्या होता है? तनुपट। इन दोनों में क्या होता है? संकुचन की क्रिया होती है। कब होती है? जब मनुष्य के द्वारा क्या की जाती है? श्वसन की क्रिया की जाती है। तो निःश्वसन की क्रिया में जब मनुष्य के द्वारा क्या की जाती है? यानी कि श्वसन की क्रिया की जाती है। निःश्वसन की क्रिया में जब मनुष्य के द्वारा संकुचन की क्रिया की जाती है तो ये तनुपट, ठीक है, और दूसरा क्या है? बाह्य पार्श्व पेशियां होती हैं। कौन सी पेशियां होती हैं? बाह्य पार्श्व पेशियां। तनुपट और तनुपट जिसको बोलते हैं डायाफ्राम, तनुपट और बाह्य पार्श्व पेशियां होती है। ये बाह्य पार्श्व पेशियां होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिख दिया मैंने इनको शॉर्ट में, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के नाम से लिख दिया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और तनुपट जो होते हैं इनमें क्या होता है? संकुचन होता है। एक बार फिर बोल रहा हूं, जब निःश्वसन की क्रिया मनुष्य के शरीर में होती है, अर्थात निःश्वसन की क्रिया में जब मनुष्य के द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है तो तनुपट और बाह्य तनुपट, ये तनुपट है, और बाह्य पार्श्व पेशियां जो होती हैं उनमें क्या होता है? संकुचन होता है। बाह्य पार्श्व पेशियों में क्या होता है? संकुचन होता है। जब संकुचन होता है तो तनुपट क्या हो जाता है? संकुचित हो जाता है। जब तनुपट संकुचित हो जाता है, ये तनुपट होता है जब संकुचन की क्रिया होती है। किसमें? तनुपट में संकुचन की क्रिया होती है तो तनुपट क्या हो जाता है? यहाँ पे संकुचित हो जाता है। और जब तनुपट संकुचित हो जाता है तो तनुपट कैसा हो जाता है? चपटे आकार का हो जाता है। तनुपट कैसा हो जाता है? चपटे आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? तनुपट चपटे आकार का हो जाता है। ठीक है, साथ में क्या होता है? तनुपट में जब संकुचन की क्रिया होती है तो ये अंदर की ओर क्या है? आ जाता है। किसकी ओर आ जाता है? अंदर की ओर आ जाता है, यानी कि ये इस तरीके से अंदर की ओर क्या है? ये आ जाता है। ठीक है, तनुपट किसकी ओर आ जाता है? अंदर की ओर क्या है? आ जाता है। तो तनुपट में जब संकुचन की समय क्या होता है? ये तनुपट जो होता है वो उदर गुहा के अंदर की ओर आ जाता है या उदर की ओर क्या है? चला जाता है। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, निःश्वसन की क्रिया में जब मनुष्य के द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है तो तनुपट और बाह्य पार्श्व पेशियां जो होती है, तनुपट और बाह्य पार्श्व पेशियां जो होती हैं इनमें क्या होता है? संकुचन की क्रिया होती है। जब तनुपट संकुचित होते हैं, तनुपट्टों में संकुचन होता है तो तनुपट संकुचित हो जाते हैं, और तनुपट जब संकुचित होते हैं तो तनुपट कैसे हो जाते हैं? चपटे हो जाते हैं। तनुपट कैसे होता है? बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर के रूप में क्या है? आ जाता है। ठीक है, तनुपट में जब संकुचन होता है तो ये संकुचन होने के समय ये तनुपट जो होते हैं वो उदर गुहा के नीचे की ओर क्या है? चला जाता है। तो उदर गुहा के नीचे की ओर आ जाएगा। तो देखो मैं इसको यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरीके से मैं इसको डॉटेड लाइन में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये कहाँ पे आ गया? यहाँ से हट करके कहाँ आ गया? ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर चला जाता है? नीचे की ओर चला जाता है, अर्थात उदर की ओर क्या है? चला जाता है। जब ये उदर की ओर चला जाएगा तो ये वक्ष गुहा का जो आकार है, ये वक्ष गुहा है, और इस वक्ष गुहा का आकार क्या हो जाता है? यहाँ तक आ जाता है, अर्थात वक्ष गुहा का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो तनुपट कहाँ चला जाता है? तनुपट जो होता है वो कहाँ पर चला जाता है? नीचे की ओर चला जाता है। नीचे की ओर मतलब उदर गुहा की ओर। तनुपट जो होता है वो उदर गुहा की ओर चला जाता है, उदर गुहा की ओर क्या है? चला जाता है।
और उदर गुहा की ओर जाने पर वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वक्षीय गुहा का जब आयतन बढ़ जाता है तो इसके साथ ही क्या होती है, बाह्य पार्श्व पेशियां होती है वो भी क्या होती है, संकुचित होती है। भाई तनुपट्ट में संकुचन की बात की है, संकुचन यहाँ पे दो जगह हुआ है, तनुपट्ट में और किसमें हुआ है, बाह्य पार्श्व पेशियों में। तनुपट्ट में जब संकुचन हुआ तो मैंने बोला तनुपट्ट संकुचित हो जाता है, तनुपट्ट जब संकुचित हो जाता है तो तनुपट्ट कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। तनुपट्ट जब चपटा हो जाता है तो मैंने आपको बताया ये तनुपट्ट जो होता है वो उदर गुहा के अंदर की ओर क्या है, चला जाता है, अर्थात ये यहां से सरक करके उदर गुहा में आ जाता है। तो उदर गुहा की ओर आ जाता है तनुपट्ट, और उदर गुहा की ओर आता है तो वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए जब वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया तो केवल एक ही संकुचन पे बात की थी हमने, केवल डायाफ्राम में या तनुपट्ट में। अब हम बात कर रहे हैं किसमें, इनके अंदर, किसमें, बाह्य पार्श्व पेशियों के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाह्य पार्श्व पेशिया में भी जब संकुचन होता है तो ये पेशियां भी क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। जब इन दोनों में संकुचन होता है, ठीक है, किसमें, तनुपट्ट में और बाह्य पार्श्व पेशियों में, इन दोनों में जब संकुचन की क्रिया होती है तो संकुचन की क्रिया जब होती है तो पसलियां जो होती हैं ये बाहर की ओर आती है और ऊपर की ओर क्या होती है, खिंच जाती है। देखिए आप लोग श्वसन की क्रिया कीजिए, जैसे ही आप श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण करेंगे तो आप देखिए, जैसे हमने देखिए श्वसन की क्रिया की तो हमारी जो पसलियां हैं वो बाहर की ओर क्या है, खिंच जाती है, बाहर की ओर खिंचती है, साथ में क्या आ जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है। देखिए एक बार फिर श्वसन कर रहे हैं तो आपने देखा जैसे ही श्वसन की क्रिया की तो तनुपट्ट और बाह्य पार्श्व पेशियों में जब संकुचन की क्रिया होती है तो संकुचन की क्रिया के फलस्वरूप पसलियां जो होती हैं वो बाहर की ओर व ऊपर की ओर क्या हो जाती है, खिंच जाती है। बाहर की ओर और ऊपर की ओर खिंच जाती है तो खींचने के पश्चात जो वक्ष गुहा होती है, ठीक है, वक्ष गुहा, ठीक है, यानी कि वक्ष गुहा किसमें है, वक्ष गुहा यानी कि जो फेफड़े होते हैं उनमें वायु का जो दाब होता है, इसके अंदर वायु का जो दाब होता है यानी कि ये वक्ष गुहा है, ठीक है, या फेफड़े होते हैं उनमें वायु का जो दाब होता है, ये वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, वक्षीय गुहा में वायु का दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब की तुलना में कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे जब डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल के अंदर संकुचन की क्रिया होती है तो वक्षीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके कारण वक्ष गुहा का वायु दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि वक्षीय गुहा का आयतन तो बढ़ गया है परंतु यहाँ पर वायु का जो दाब होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें वक्षीय गुहा के अंदर वायु का दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, या फेफड़ों के अंदर वायु का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वायु का दाब देखिए वायुमंडल, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फेफड़ों में तो वायु का दाब कम हो गया है और वायुमंडल में ऑक्सीजन का दाब कैसा है, अधिक है, यानी कि बाहर वातावरण में ऑक्सीजन का जो दाब है, वायुमंडलीय जो दाब है वो अधिक है। ठीक है, और फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब कैसा है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे वायु दाब कैसा है, अधिक है, और यहाँ पे वायु दाब कैसा है, कम है। ठीक है, तो वायु दाब जब कम होता है तो यहाँ पे आपने देखा कि वायुमंडलीय दाब और फेफड़ों या वक्षीय गुहा के अंदर वायु दाब में क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। और इस अंतर को बराबर करने के लिए फेफड़ों में और वायुमंडलीय दाब को बराबर करने के लिए वायु कोशिकाएं निरंतर रूप से क्या करती है, वायु को जब तक ग्रहण करती है, जब तक ऑक्सीजन गैस मानव के द्वारा ग्रहण की जाती है, जब तक कि
सैकड़ों का या बक्सीय गुहा का वायु दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों कैसे न हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक इस मनुष्य के शरीर के द्वारा ऑक्सीजन गैस निरंतर रूप से फेफड़ों के अंदर क्या करती जाती है, प्रवेश करती जाती है। अर्थात निश्वसन की क्रिया में फेफड़ों में ऑक्सीजन गैस के प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निश्वसन की क्रिया कहते हैं। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं दोबारा से निश्वसन की क्रिया विधि के बारे में। देखिए, निश्वसन की जब क्रिया विधि होती है वो एक सक्रिय प्रवस्था होती है। इस सक्रिय प्रवस्था में क्या होता है, जब मनुष्य के द्वारा श्वसन की क्रिया की जाती है तो तनुपट और बाह्य परशु पेशियों में क्या होता है, तनुपट और बाह्य परशु पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। तनुपट में जब संकुचन होता है तो तनुपट संकुचित हो जाते हैं। तनुपट जब संकुचित होते हैं तो ये जो तनुपट होता है उसका आकार कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। तनुपट का आकार जब चपटा हो जाता है तो ये तनुपट जो होते हैं वो उदर गुहा में नीचे की ओर क्या है, चले जाते हैं या नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, जिससे तनुपट यहाँ से आकर के कहाँ गए, यहाँ पे आगे, जिनको मैंने डॉटेड लाइन से आपको बताया भी था। जिसके फलस्वरूप बक्सीय गुहा होती है उसका आयतन क्या हो जाता है, बक्सीय गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बक्सीय गुहा का आयतन यहाँ पे बढ़ गया है। इसी दौरान बाह्य परशु जो पेशियां होती हैं ये भी क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। बाह्य परशु पेशियां क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। और जब इन दोनों के अंदर संकुचन होता है तो पसलियां बाहर की ओर और ऊपर की ओर क्या हो जाती है, उड़ जाती है। बाहर की ओर व ऊपर की ओर क्या हो जाती है, उड़ जाती है या खिंची हुई चली जाती है, खिंच जाती है। और ये दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, इन दोनों क्रियाओं के फलस्वरूप वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, वक्षीय गुहा के अंदर वायु दाब का मान वायुमंडलीय दाब की तुलना में कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। वक्षीय गुहा में वायु दाब का मान कम हो जाता है जबकि वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है। अर्थात वायुमंडलीय दाब अधिक है, ठीक है, शरीर के जो बाहर जो वायुमंडलीय दाब है उसमें वायु का दाब अधिक है और वक्षीय गुहा के अंदर वायु दाब का मान कैसा है, कम है। इन दोनों के अंतर को, यानी कि वायुमंडल और वक्षीय गुहा के वायु दाब के अंतर, जब अंतर आने के कारण इनके अंदर इस अंतर को बराबर करने के लिए जब तक मानव के शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती जाती है, जब तक कि बाह्य वातावरण और वक्षीय गुहा का वायु दाब कैसा न हो जाए, बराबर न हो जाए, तब तक मनुष्य के फेफड़ों के अंदर क्या प्रवेश करती जाती है, ऑक्सीजन गैस अंदर प्रवेश करती जाती है। अर्थात मानव में निश्वसन की जो क्रिया होती है उस निश्वसन की क्रिया एक सक्रिय प्रवस्था होती है। और सक्रिय प्रवस्था क्यों होती है, क्योंकि इस प्रवस्था के दौरान जो पेशियां होती हैं, तनुपट्ट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, संकुचन होता है, ठीक है। और संकुचन होने के कारण निरंतर रूप से उनके अंदर क्या होती है, वायु दाब के मान में कमी आ जाती है। और वायु दाब के मान में कमी आने के कारण जब तक उनमें ऑक्सीजन गैस प्रवेश करती है जब तक कि वायुमंडलीय दाब और वक्षीय गुहा का दाब बराबर न हो जाए। अर्थात निश्वसन की क्रिया में, ठीक है, ऑक्सीजन जो गैस होती है वो फेफड़ों में निरंतर रूप से क्या करती है, प्रवेश करती है। अब हम बात करते हैं कि निश्वसन की क्रिया में, निश्वसन की जो क्रिया होती है उसके अंदर वायु जो होती है वो किन किन मार्गों से मानव के शरीर के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो निश्वसन की क्रिया में वायु मार्ग पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि वायु किन किन मार्गों से होकर के मानव के शरीर के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। देखिए, सबसे पहले जो वायु होती है वो मनुष्य के अंदर बाह्य जो नासा छिद्र होते हैं उन नासा छिद्रों से क्या करती है, प्रवेश करती है। नासा छिद्र या नासा द्वार के द्वारा वायु क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। बाह्य नासा छिद्र या नासा द्वारों से वायु क्या करती है, प्रवेश करती है। नासा द्वार से वायु किसमें प्रवेश कर जाती है, नासा गुहा में प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश कर जाती है, नासा गुहा में प्रवेश कर जाती है।
उसके पश्चात आंतरिक नासा छिद्र होते हैं, उन आंतरिक नासा छिद्रों के अंदर क्या कर जाती है, वायु प्रवेश कर जाती है, आंतरिक नासा छिद्रों में प्रवेश कर जाती है। आंतरिक नासा छिद्रों से जो वायु होती है वो ग्रसनी में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है, ग्रसनी के अंदर क्या कर जाती है, वायु प्रवेश कर जाती है। ग्रसनी से वायु जो होती है वो कंठ में क्या होता है, घाटी होती है, और उस घाटी के अंदर प्रवेश कर जाती है। घाटी से किसके अंदर प्रवेश कर जाती है, श्वसनियों में प्रवेश कर जाती है। श्वसनियों से श्वसनिकाओं में क्या कर जाती है, श्वसनिकाओं में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मैं आपको गलत बता गया। घाटी से वायु जो होती है वो श्वास नली में प्रवेश करती है। घाटी से वायु किसमें प्रवेश करती है, श्वास नली में प्रवेश करती है। श्वास नली से वायु श्वसनियों में, श्वसनियों से वायु श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं से वायु जो होती है वो किसमें प्रवेश करती है, वायु कूपिका वाहिनियों में प्रवेश कर जाती है। वायु कूपिका वाहिनियों में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। वायु कूपिका वाहिनियों से जो वायु होती है वो वायु कूपिका कोषों में, वायु कूपिका कोषों में, जिसको एट्रियम मैंने आपको कल कहा था, उसके अंदर क्या है, प्रवेश कर जाती है। वायु कूपिका जो कोष होते हैं उनसे वायु जो होती है वो किसमें प्रवेश कर जाती है, वायु कूपिकाओं में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। आपने देखा कि वायु जो होती है वो कहां कहां होकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, निःश्वसन की क्रिया में वायु सबसे पहले नासा छिद्रों से, नासा गुहा में, नासा गुहा से आंतरिक नासा छिद्रों में, आंतरिक नासा छिद्रों से ग्रसनी में, ग्रसनी से घाटी में, घाटी से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनियों में, श्वसनियों से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से वायु कूपिका वाहिनियों में, वायु कूपिका वाहिनियों से वायु कूपिका कोषों में, वायु कूपिका कोषों से वायु कूपिकाओं में वायु क्या हो जाती है, प्रवेश कर जाती है। और इस तरीके से मानव में निःश्वसन की क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो निःश्वसन की परिभाषा हमने स्टार्टिंग में जो आपको दी वही परिभाषा लास्ट में निकाल दी कि मनुष्य के द्वारा ऑक्सीजन गैस ग्रहण करने की क्रिया को, या मनुष्य के फेफड़ों में बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन गैस प्रवेश करने की क्रिया को या भरने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निःश्वसन या अंतःश्वसन, या उसे इनहेलेशन कहते हैं। ठीक है, और आपको बता दिया किस तरीके से वायु यहाँ पर क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उच्च श्वसन की क्रिया। देखिए उच्च श्वसन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले बात करेंगे उच्च श्वसन कैसे होता है। इनको मैंने बोला था प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, बात कर रहे हैं हम उच्च श्वसन की क्रिया पर। उच्च श्वसन क्या है, जिसको एक्सपिरेशन या इनहेलेशन कहते हो, सॉरी एक्सहेलेशन के नाम से जाना जाता है, एक्सहेलेशन। ठीक है, देखिए उच्च का अर्थ होता है बाहर निकालना। ठीक है, और बाहर कौन सी गैस निकलती है श्वसन की क्रिया के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। ठीक है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अर्थात फेफड़ों से वायु का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को, फेफड़ों से वायु का बाहर निकलने की क्रिया को, कौन सी वायु बाहर निकलती है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्च श्वसन कहते हैं। ठीक है, या फेफड़ों से अशुद्ध वायु का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्च श्वसन कहते हैं।
कौन सी क्रिया कहते हैं? उच्च श्वसन की क्रिया कहते हैं। आपको बता दें उच्च श्वसन की क्रिया कब होती है? जैसे ही निश्वसन की क्रिया मनुष्य में क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। जैसे ही मनुष्य में निश्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके पूर्ण होने के तुरंत पश्चात मनुष्य में कौन सी क्रिया होती है? उच्च श्वसन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? उच्च श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, निश्वसन की क्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही मनुष्य में उच्च श्वसन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। आपको बता दें उच्च श्वसन की जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? उच्च श्वसन की जो क्रिया होती है वो विश्राम काल, ठीक है, जो रेस्ट पीरियड होता है में यह कैसी होती है? विश्राम काल में होती है। ठीक है, जब मनुष्य क्या है, श्वसन की क्रिया नहीं चल रही होती है, यानी कि विश्राम अवस्था में होता है, रेस्ट पीरियड में होता है। तो विश्राम अवस्था में यह निष्क्रिय अवस्था होती है। विश्राम अवस्था में ये कौन सी अवस्था होती है? एक निष्क्रिय अवस्था होती है, निष्क्रिय प्रवस्था होती है। मैंने बोला था निष्क्रिय यानी कि निश्वसन जो होता है वो एक सक्रिय प्रवस्था होती है, जबकि उच्च श्वसन जो होता है वो एक निष्क्रिय क्या होती है? प्रवस्था होती है। अब निष्क्रिय प्रवस्था क्यों होती है बताओ? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी पेशी में संकुचन, ठीक है, यहाँ पर उच्च श्वसन की क्रिया के दौरान पेशियों में संकुचन की क्रिया नहीं होती है। यानी कि सामान्य जो दशाएं होती हैं मनुष्य की, उन सामान्य दशाओं में, ठीक है, मानव के अंदर जो पेशियां होती हैं उनमें संकुचन की क्रिया नहीं होती, और संकुचन की क्रिया नहीं होती है तो ये जो उच्च श्वसन होता है वो कौन सी अवस्था होती है? एक निष्क्रिय प्रवस्था होती है। इसलिए मैंने बोला था कि निष्क्रिय उच्च श्वसन जो होता है वो विश्राम काल में, यानी कि विश्राम अवस्था में यह एक निष्क्रिय प्रवस्था होती है। और क्यों होती है? क्योंकि यह बिना किसी पेशीय संकुचन के क्या होती है? पूर्ण होती है। यहाँ पर क्या होता है, जब बाह्य ये देखिए, बाह्य पार्श्व पेशियां, बाह्य पार्श्व पेशियां, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या बाह्य पार्श्व पेशियां, ठीक है, बाह्य पार्श्व पेशियां और तनुपट्ट जो होता है, बाह्य पार्श्व पेशियां। देखिए हम बात कर रहे हैं उच्च श्वसन की क्रिया विधि के। तो उच्च श्वसन की क्रिया विधि, उच्च श्वसन मानव में किस प्रकार से होता है? हाउ टू एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, हाउ टू एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। हम बात कर रहे हैं कि मानव में उच्च श्वसन किस प्रकार से होता है, और वही बात हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उच्च श्वसन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे क्या है? बाह्य पार्श्व पेशी, और दूसरा है तनुपट्ट। ये है तनुपट्ट, जिसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। तनुपट्ट या क्या है? डायाफ्राम। तो उच्च श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें बाह्य पार्श्व पेशियां और तनुपट्ट जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है? रिलैक्स अवस्था में होता है। रिलैक्स में बोले तो इसे विज्ञान की भाषा में बोलते हैं शीतलित अवस्था में, या विश्राम की अवस्था में, या रेस्ट पीरियड में होता है। ठीक है, यानी कि उच्च श्वसन की क्रिया में जैसे ही निश्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, उस क्रिया के पूर्ण होने के तुरंत पश्चात उच्च श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। और उच्च श्वसन की क्रिया कौन सी होती है? विश्राम अवस्था में होती है, शीतलित अवस्था में। और जब शीतलित अवस्था में होती है तो यहाँ पे बाह्य पार्श्व पेशियां, बाह्य अंतरा पार्श्व पेशियां और तनुपट्ट जो होता है वो कैसे होते हैं? दोनों शीतलित अवस्था में होते हैं। ठीक है, बाह्य पार्श्व पेशी और तनुपट्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शीतलित अवस्था में होते हैं। शीतलित, शीतलित को बोलते हैं रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब आराम की अवस्था में होता है। ठीक है, जैसे ही शीतलित अवस्था में होते हैं तो पसलियां क्या होती हैं? नीचे की ओर आ जाती है। पसलियां, ये जो पसलियां होंगी इनके अंदर ये पसलियां कैसे आ जाएगी? नीचे की ओर आ जाती है। ठीक है, क्यों आ जाती हैं? क्योंकि पसलियों का स्वयं का भार, पसलियों का जो भार होता है वो अधिक हो जाता है। तो पसलियों का स्वयं का भार अधिक होने के कारण, ठीक है, ये पसलियां कहाँ आ जाती है? नीचे की ओर आ जाती है।
जब पसलियां नीचे की ओर आ जाती है तो जो तनुपट होता है, ये डायाफ्राम होता है, वे ये डायाफ्राम जो होता है वो वक्षीय गुहाटी कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। देखिए इसको मैं डॉक्टर लाइन से इस तरीके से आपको बताऊं। तो ये तनुपट यहाँ से कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला, कब चला गया, जब तनुपट और बाह्य परशु पेशियां कैसी होती हैं, शीतलित अवस्था में होती हैं। जब शीतलित अवस्था में होती हैं तो पेशियां जो होती हैं वो किस ओर आ जाती हैं, पेशियां सॉरी पसलियां जो होती हैं, पेशियां नहीं, पसलियां जो होती हैं वो कहाँ आ जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। पसलियां जब नीचे की ओर आ जाती है तो तनुपट जो होता है वो वक्ष गुहा में कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर उठा। ऊपर की ओर उठने पर वक्ष गुहा का आयतन, ये वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है, ठीक है। तनुपट कहाँ पर उठ जाता है, तनुपट जो होता है वो वक्ष गुहा के ऊपर की ओर क्या हो जाता है, उठ जाता है। वक्ष गुहा के ऊपर की ओर क्या हो जाता है, उठ जाता है। ये तनुपट कहाँ चला गया, ऊपर की ओर जाएगा तो ये वक्षीय गुहा जो होगी, उस वक्षीय गुहा का आयतन, वक्षीय गुहा का आयतन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। अब वक्षीय गुहा का आयतन कैसा हो गया, यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। जब वक्षीय गुहा का आयतन कम हो जाता है तो आपको बता दें वक्षीय गुहा का जो वायु दाब होता है, वक्षीय गुहा का जो वायु दाब होता है, ये वक्षीय गुहा का वायु दाब और ये वायुमंडलीय दाब, यानी कि शरीर से बाहर या पर्यावरण की ओर लगा हुआ वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो वक्षीय गुहा का वायु दाब तो अधिक हो जाता है तथा वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। वक्षीय गुहा का वायु दाब कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि इस दौरान फेफड़े भी क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस का मतलब फेफड़े कैसे हो जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं, और संपीड़ित होने के कारण वक्षीय गुहा का दाब कैसा हो जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है। जब अधिक हो जाता है तो वायु कूपिकाएं जो होती हैं, ठीक है, वायु कूपिकाओं में भरी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वायु कूपिकाओं से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन मार्ग द्वारा शरीर से क्या हो जाती है, जब तक बाहर निकलती है, जब तक कि वायुमंडलीय दाब और वक्षीय गुहा का वायु दाब कैसा ना हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक मानव के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से क्या होती है, बाहर निकलती है। अर्थात उच्च श्वसन की क्रिया के अंदर जब वक्षीय गुहा का वायु दाब अधिक हो और वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो, तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों के वायु दाब का अंतर जब तक कैसा नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक फेफड़ों में उपस्थित वायु कूपिकाओं में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो तब तक शरीर से बाहर नहीं निकलती है, तब तक शरीर से बाहर निकलती है जब तक कि वायुमंडलीय दाब और वक्षीय गुहा का वायु दाब कैसा न हो जाए, बराबर न हो जाए, तब तक ये वायु क्या होती है, बाहर निकलती रहती है। अर्थात उच्च श्वसन की क्रिया में मानव के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बाहर निकलने की क्रिया को ही उच्च श्वसन, या फेफड़ों से अशुद्ध गैस बाहर निकलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, उच्च श्वसन कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मनुष्य में उच्च श्वसन की क्रिया होती है। हमने आपको ये सामान्य अवस्था में बताया जब मनुष्य कैसा है, कोई काम नहीं कर रहा होता है सामान्य अवस्था में, तो इस दौरान क्या होता है उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर क्या है, ये निष्क्रिय प्रवस्था होती है। इसलिए मैंने बोला उच्च श्वसन एक निष्क्रिय प्रवस्था होती है। परंतु जब मनुष्य बहुत ही कठोर मेहनत कर रहा होता है, मनुष्य क्या कर रहा होता है, कठोर मेहनत कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि जब मनुष्य एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है,
या बहुत ही फिजिकल लेबर करता है, यानी कि बहुत अधिक शारीरिक श्रम करता है। जब मनुष्य के द्वारा व्यायाम किया जाता है, दोनों दूसरी कंडीशन पर हम बात कर रहे हैं, जब मनुष्य के द्वारा व्यायाम किया जाता है या उसके द्वारा फिजिकल लेबर की जाती है, फिजिकल लेबर यानी कि शारीरिक श्रम किया जाता है, मनुष्य के द्वारा एक्सरसाइज की जाती है या शारीरिक श्रम किया जाता है, ठीक है। लेबर की जाती है या तो उनके द्वारा शारीरिक श्रम किया जाता है बहुत ज्यादा मनुष्य के द्वारा, या उनके द्वारा क्या है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जाती है। तो उस दौरान उच्च श्वसन निष्क्रिय अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाता है, सक्रिय अवस्था में आता है। जबकि हमने बोला है कि उच्च श्वसन निष्क्रिय अवस्था में होता है, कौन सी, सामान्य दशाओं में। परंतु जब मनुष्य व्यायाम करता है या शारीरिक श्रम करता है, व्यायाम करता है या शारीरिक श्रम करता है, तो व्यायाम और शारीरिक श्रम करने के दौरान मनुष्य में उच्च श्वसन कैसी अवस्था में आ जाता है, शारीरिक उच्च श्वसन जो होता है वो सक्रिय अवस्था में आता है, ठीक है। निष्क्रिय अवस्था में नहीं रहेगा तो कौन सी अवस्था में आ जाता है, सक्रिय अवस्था में आता है। और यहाँ पे जब सक्रिय अवस्था में आता है तो यहाँ पे बाह्य परशुक पेशियां और तनुपट्ट होता है, तनुपट्ट में परिवर्तन होता है, परंतु बाह्य परशुक पेशियों के स्थान पर आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां, आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल इंट्राकॉस्टल मसल, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर आंतरिक अंतरा परशुक जो पेशियां होती है, आंतरिक परशुक पेशियां जो होती हैं वो उस दौरान तेजी से क्या होती है, संकुचित होती है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर दो पेशियां जो होती हैं वो सर्वाधिक रूप से क्या होती हैं, सक्रिय होती है। जब मनुष्य के द्वारा व्यायाम किया जाता है या शारीरिक श्रम किया जाता है तो उच्च श्वसन सक्रिय अवस्था में आ जाता है। उच्च श्वसन जब सक्रिय अवस्था में आता है तो आंतरिक परशुक पेशियां और दूसरी पेशियां होती हैं उदरीय पेशियां, उदरीय पेशियां जिसको एब्डोमिनल मसल के नाम से जाना जाता है, एब्डोमिनल मसल, ठीक है। आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां और उदरीय पेशियां जो होती है इनमें बहुत तेजी से, इन दोनों पेशियों के अंदर तेजी से क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है। दोनों पेशियों में क्या होता है, बहुत ही तेजी से क्या होता है, संकुचन की क्रिया होती है। जब संकुचन की क्रिया होती है तो पसलियां जो होती हैं वो नीचे की ओर क्या होती हैं, खिसकती है। पसलियां जो होती हैं, ये पसलियां होती है वो नीचे की ओर क्या है, खींच जाती है। पसलियां जो होती हैं वो उदर गुहा की ओर चली जाती है, ठीक है। उदर गुहा की ओर जाती है तो वक्षीय आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वक्षीय आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वक्षीय आयतन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। वक्षीय आयतन जब कम हो जाता है यहाँ पर किसके कारण, आंतरिक अंतरा परशुक पेशियों के कारण, ठीक है। पेशियां नीचे की ओर आ जाती है और जब पेशियां नीचे की ओर आ जाती हैं तो वक्षीय जो आयतन होता है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसी दौरान उदरीय पेशियां जो होती हैं उदर में, ठीक है, उदर के अंदर जो पेशियां होती हैं वो तेजी से क्या होती है, संकुचित होती है। पेशियां जब तेजी से संकुचित होती हैं, उदर की पेशियां, पेट की जो पेशियां होती है ये तेजी से क्या होती है, संकुचित होती है। तो उदरीय पेशियां जब तेजी से संकुचित होती हैं तो उदर गुहा पर क्या लगता है, दबाव लगता है। उदर गुहा से क्या लगता है, एक दबाव उत्पन्न होता है। उदर गुहा से क्या है, जब दबाव बढ़ जाता है तो उदर गुहा से जब दबाव बढ़ जाता है तो इस दबाव के कारण, ऐसे दबाव के कारण जो तनुपट्ट होते हैं, इस दबाव के कारण ये तनुपट्ट होता है वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर जाता है, फिर ऊपर की ओर जाता है यानी कि वक्षीय गुहा की ओर जाता है, फिर उदर गुहा की ओर जाता है, फिर वक्षीय गुहा की ओर जाते हैं, फिर किसकी ओर आ जाते हैं, किसकी ओर आ जाते हैं, उदर गुहा की ओर आ जाते हैं, ठीक है।
तो जब ये किधर और आ जाते हैं, तनुपट्ट जो होते हैं वो ऊपर और नीचे तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। और ये दोनों पेशियां आंतरिक अंतरापरशु पेशियां और उदरीय जो पेशियां होती है, इनमें संकुचन से जो फेफड़े होते हैं, उन फेफड़ों के द्वारा बहुत तेजी से जो वायु होती है, या हम कह सकते हैं जो फेफड़े होते हैं वो बहुत ही तेजी से क्या होते हैं, फैलते और क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। यानी कि फेफड़े जो होते हैं वो बहुत ही तेजी से क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं, यानी कि संपीड़ित होते हैं। फेफड़े जब संपीड़ित होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, फेफड़ों के अंदर उपस्थित वायु कुपिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत तेजी से बलपूर्वक शरीर से क्या कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इस तरीके से मनुष्य जब व्यायाम करता है या शारीरिक श्रम करता है, तो व्यायाम और शारीरिक श्रम करने पर मनुष्य के अंदर उच्च श्वसन सक्रिय हो जाता है, जबकि सामान्य दशाओं में उच्च श्वसन कैसा होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है। व्यायाम और शारीरिक श्रम करने पर जब कोई व्यक्ति दौड़ लगाता है, दौड़ता है या भागता है या एक्सरसाइज करता है या कोई शारीरिक श्रम करता है, तो उसकी आंतरिक अंतरापरशु पेशियां और उदरीय जो पेशियां होती हैं वो तेजी से क्या होती है, संकुचित होती है। तेजी से संकुचित होती है तो पेशियां नीचे की ओर आ जाती है। पेशियां जब नीचे की ओर आती है तो वक्षीय आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वक्षीय आयतन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इसी दौरान जो उदरीय पेशियां होती है, उन उदरीय पेशियां भी बहुत तेजी से क्या होती है, संकुचित होती हैं। और उदरीय पेशियां जब तेजी से संकुचित होती है तो उदर गुहा के अंदर क्या उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है। उदर गुहा में जब दाब उत्पन्न होता है तो आपको हम बता दें कि उदर गुहा में दाब के उत्पन्न होने के कारण ये जो तनुपट्ट होते हैं वो बहुत ही तेजी से पहले ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि वक्षीय गुहा की ओर जाते हैं, फिर वापस किसकी ओर जाते हैं, उदर गुहा की ओर, फिर तेजी से किस ओर जाते हैं, वक्षीय गुहा की ओर जाते हैं, फिर नीचे की ओर यानी कि उदर गुहा में आ जाते हैं। इस तरीके से तनुपट्ट क्या है, बहुत जल्दी से, ठीक है, यानी कि जो तनुपट्ट होते हैं वो वक्ष गुहा में ऊपर से क्या होते हैं, तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। और इन दोनों पेशियां जो होती हैं, कौन कौन सी पेशियां, आंतरिक अंतरापरशु पेशियां और जो उदरीय पेशियां होती हैं, इनमें संकुचन से फेफड़े क्या हो जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं। और फेफड़े जब संपीड़ित हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फेफड़ों में उपस्थित वायु कुपिकाओं से बलपूर्वक क्या कर दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है। इस तरीके से व्यायाम और शारीरिक श्रम करने पर मानव के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बलपूर्वक क्या होती है, शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। आपको हम बता दें, जब मनुष्य, ठीक है, मनुष्य जब विश्राम काल में होता है, विश्रांति काल में होता है, रेस्ट पीरियड में होता है, आराम की स्थिति में होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वसन की क्रिया की जाती है। 16 से और कितनी बार श्वसन की क्रिया की जाती है, 18 बार प्रति मिनट क्या है, श्वसन की क्रिया की जाती है। प्रति मिनट श्वसन की क्रिया की जाती है, ठीक है। आप एक बार फिर दोबारा समझिए कि मानव के अंदर श्वसन दर, ठीक है, मानव के आराम की स्थिति में विश्रांत काल की अवस्था में श्वसन की जो दर होती है वो 16 से 18 प्रति मिनट होती है, ठीक है। इसी के साथ मानव में श्वसन की क्रिया विधि समाप्त हुई। यदि आपको श्वसन की क्रिया विधि से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना मैसेज, ठीक है, भेज दीजिएगा। टिल देन, टेक केयर बाय द कोरोना and study well at your home. Be safe at your home. Thank you very much.